ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, ये कैसे पुराने वर्ल्ड ऑर्डर से अलग दिख रहा है आपको? इंडिया में भी ये चीज़ महसूस की गई है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी ये चीज़ें दिखती है कि इंडिया क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बिहार में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? आइए मैं सीता हूँ। बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए गुड आफ्टरनून रजनीकांत। सर। आपके फॉर्म से ये जाहिर हो रहा है कि आपने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया 2018 में। जी सर। किस विषय में? सर पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आपने जी किया। फिर एमए आपने इग्नू से किया 2021 में। किस जी विषय सर। में? सर पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में ही किया। जी सर। और ऑप्शनल भी आपका पॉलिटिकल साइंस ही है। जी सर। और बिहार के ही आप मूलतः रहने वाले हैं और आपने ये परीक्षा एक बार इंटरव्यू पहले भी दिया है, जी सर। ये दूसरा इंटरव्यू है। जी सर। और आप एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे जी सर। 1 साल तक। ठीक है। अब अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं? सर मैं अब हायर एजुकेशन की तरफ मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ सर। पीएचडी में एनरोलमेंट करा लिया है? जी सर। क्या टॉपिक है आपका? सर इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा टॉपिक है इंडियाज इमर्जिंग रोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है। तो ये बताइए कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, जी सर। ये कैसे पुराने वर्ल्ड ऑर्डर से अलग दिख रहा है आपको? सर नया वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पर कि सर हम एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से मूव करके मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कब तक था? सर मूलतः अगर इसे हम देखें तो सर कोल्ड वॉर के खत्म होने तक सर हम 1945 से 91 जी सर तक था बाइपोलर। तो 91 से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शुरुआत में ही हो गया या शुरू में वन नेशन वर्ल्ड ऑर्डर भी था कुछ दिन तक? सर कुछ दिनों तक ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है और ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोला जा सकता है। लेकिन ओवर दैट कब तक माना जाता है यूनिपोलर? सर 2008 तक ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद सर ब्रिक्स के गठन के पहले जी तक। सर। और उसके बाद बहुत सारे न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील ऐसे तो आज भी क्वाड 4 के माध्यम से अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व कर ही रहा है। जी सर। और भारत जैसे देश ब्रिक्स में भी हैं, भारत जैसे देश एससीओ में भी हैं। जी सर। कुछ लोग पश्चिमी कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति भ्रमित है। जी सर। वो अभी भी नेहरू के ज़माने में भी वो गुट निरपेक्षता के भ्रम में थे, आज भी वो ब्रिक्स में भी एक साथ हैं और क्वाड 4 में भी हैं। इसका मतलब कि स्पष्ट रूप से दोनों में कहीं नहीं है। ब्रिक्स के बाकी मेंबर उन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो अमेरिका के साथ हैं। जी। अमेरिका उन पर पूरा भरोसा नहीं करता क्योंकि ब्रिक्स के साथ चाइना और रसा के साथ भी घूमते हैं। जी। आपकी क्या समझ है? सर मेरी समझ है कि सर हमारे फॉरेन पॉलिसी की विशेषता ही यही है कि हम किसी के साथ अलाई ना बने सर, और हम हर एक कंट्री के साथ, हर एक ग्रुप के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को साथ में रखते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को। अलाई में और पार्टनर में क्या फ़र्क है? हम तो बार बार कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं फला देश के। जी सर। अलाई नहीं है तो अलाई और पार्टनर में क्या फ़र्क है? सर अलाई और पार्टनर में जो मेन डिफरेंस है कि आप एक अलाई के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, मिलिट्रली भी जुड़े होते हैं, सिक्योरिटी में कोऑपरेट करते हैं, ऐसे तो हम पार्टनरशिप में भी ये चीज़ करते हैं। लेकिन सर उसमें ऐसा होता है कि हम किसी और देश के साथ ज़्यादा अलग लेवल पे इंगेजमेंट्स और हायर लेवल पे इंगेजमेंट्स नहीं करेंगे दूसरे ग्रुप के साथ जो कि उनके एंटागोनिस्ट है। लेकिन हमारा पॉलिसी ये सर है कि हम मल्टी अलाइनमेंट फॉलो करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेंगे। फ्रेंच डिप्लोमेट्स ने बहुत पहले एक सबऑर्डिनेट अलायंस की पॉलिसी डिज़ाइन की थी, इजाद की थी। जी सर। और वो अंग्रेजों ने बहुत बखूबी से इसका इस्तेमाल भी किया था अपने औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दर्शन को लागू करने के लिए। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी भारत में किस प्रशासक ने अपनाई? सबसे पहले किसने इसका उपयोग किया और व्यापक रूप से किसने उपयोग किया, और आज उसकी क्या प्रासंगिकता है? सर मैं गेस अलाई कर सकता बनाने हूँ की सर। नीति जी सर मैं गेस कर सकता हूँ ना। बताइए। सर रॉबर्ट क्लाइव ने शायद वॉरेन हेस्टिंग्स सर मे बी। आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल। व्यापक रूप से वेलेस्ली ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जी सर उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया इसमें ध्यान नहीं दिया आपने। सर वॉरेन हेस्टिंग्स
का नाम लिया। आज के संदर्भ में जी सर। हम कह सकते हैं कि कोई एक देश सब्सिडरी अलायंस पार्टनर है किसी दूसरे देश का? सर मुझे तो ऐसा subsidiary कोई ally है। एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है सर जिसमें कि सब्सिडरी अलायंस हो कोई किसी देश का, क्योंकि अभी सर हम कम्प्लीटली सभी नेशन को एक सोवरेन नेशन का दर्जा देते हैं सर। तो मैं नेशनल लेवल पे सर ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कह सकता कि कोई किसी का सब्सिडरी अलायंस। जैसे अभी मध्य एशिया में डिस्टर्बेंस चल रहा है जी सर। और वहाँ आपको पता है कि जहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास डिस्टर्बेंस है, लेबनान के आसपास, वहाँ पर एक देश जॉर्डन भी है। जी सर। जॉर्डन की तरफ से कोई आवाज़ नहीं निकलती, जी सर। न फिलिस्तीन के पक्ष में न इजराइल के खिलाफ। जी सर। सऊदी अरब वाले तो कुछ न कुछ बोलते हैं, यूएई जी वाले सर। भी बोलते हैं, जी ईरान सर। वाले तो खैर मुखर होकर बोलते हैं। जी सर। जॉर्डन क्यों नहीं बोलता? क्या वो सब्सिडरी अलायंस पार्टनर हो गया अमेरिका का, इसलिए वो अमेरिका के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता? सर ऐसा हो सकता है कि जॉर्डन अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में, ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हो, जैसा कि और भी देशों ने बोला, जैसे यूएई ने रिसेंटली ऐसा बोला है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। जॉर्डन में कौन हाँ। किस तरह की राज व्यवस्था है, शासन सर, व्यवस्था? सर मुझे अभी नहीं। कोई बात है, ठीक है। रजनीकांत, जी सर। आपने अपने हॉबी में मेंशन किया है कि आपको विभिन्न लोगों से बातचीत करना पसंद है। जी सर। किन वर्गों से बातचीत करते हैं? सर मैं बहुत अलग अलग वर्गों से बात करता हूँ, इवन मैं बच्चों से भी बात करता हूँ, बुजुर्गों से बात करता हूँ, और जो मेरा रिसेंट का जो सबसे मतलब रहा है इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बात किया था सर। ठीक है, तो क्या बातचीत हुई, क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका इस बातचीत के बाद? सर इस बातचीत के बाद मेरे बहुत सारे परसेप्शन चेंज हुए, जैसे कि वैसे तो सर हम पढ़ाई के दौरान सारी चीज़ें पढ़ते थे कि हम मतलब इनसे मेन स्ट्रीम में आना चाहिए सोसाइटी को, लेकिन जब मैं मुखातिब हुआ जब सामने से, तो सर मेरी परसेप्शन और भी बदले। मुझे पता चला कि उनके एस्पिरेशंस, एम्बिशंस और बाकी चीज़ें भी हमारे जैसे ही होती हैं, लेकिन सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में जुड़ नहीं पा रहे हैं, और बाकी चीज़ों भी जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कैसे उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कैसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करने से मुझे चला कि वो हमारे सोसाइटी में कम्प्लीटली एसिमुलेट हो सकते हैं सर साथ में, और साथ में हम बढ़ सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये बताइए कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के वेलफेयर के लिए, उत्थान के लिए जी सरकार ने एक कानून बनाया, जी सर। कुछ पॉलिसीज भी लेके आई, जी सर। बताइए उनके बारे में। हाँ सर, नालसा के द्वारा सर एक पॉलिसी लाया गया था क्या है? सर, जिसमें कि ट्रांसजेंडर पर्सन को सर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, आइडेंटिटी डिक्लेरेशन का दिया गया था प्रावधान। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ सर मेडिकल टीम के द्वारा, सर मैं एग्जैक्ट नहीं रिकॉल ठीक है। कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ट्रांसजेंडर्स के अलावा और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं समाज में जी सर। जो कि वल्नरेबल हैं? सर चाइल्ड एंड वीमेन आर मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट? सर सीनियर सिटीजन्स भी हैं सर यस, वल्नरेबल। एल्डरली भी हैं। जी सर। ठीक है, सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या है? किस व्यक्ति को कहेंगे सीनियर सिटीजन? सर मोस्टली एज के बेसिस पर ही डिफाइन किया गया, क्या जो है? 60 एज को क्रॉस कर चुके हैं। और सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? सर आई थिंक सर मैं एग्जैक्ट एज नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं। NIRF रैंकिंग के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या होती है ये? सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क फुल नेम है इसका। इसके थ्रू बहुत सारे देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस को एक रैंक दिया जाता है कि आपको कुछ 5 बिंदु हैं जिनमें की परफॉर्मेंस के आधार पे उनकी रैंकिंग की जाती है सर। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूट्स का नाम बता पाएंगे रैंकिंग में? सर अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे यूनिवर्सिटीज में सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सबसे ऊपर है। ठीक है। कॉलेज में सर मिरांडा हाउस है सर। लॉ कॉलेज में सर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपने इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी सर। क्या इग्नू को भी कहीं स्थान मिला है रैंकिंग्स में? जी नहीं सर। श्योर है? क्या ओपन यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में इग्नू? आई एम सॉरी सर, ओपन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में नंबर 1 है इग्नू। नंबर 1 पे जी, है sorry, इग्नू। sorry. ठीक है, आपने दोनों फॉर्म ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन आपने फुल टाइम किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी जी, से किया है। क्या फंडामेंटल डिफरेंस आपने महसूस किया दोनों स्टाइल ऑफ एजुकेशन में? सर फंडामेंटल डिफरेंस जो मैंने महसूस किया, जो इंटरेक्शन, जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन, जो इंगेजमेंट्स हुए वहाँ पर, जो रैपोर्ट हम अपने फेलोज के साथ बना पाए, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ बना पाए। ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जी मुद्दा सर। हो गया। करिकुलम के पर्सपेक्टिव से बताइए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आपने दोनों लेवल पे पढ़ा। जी सर, करिकुलम के बेसिस पे सर मुझे लगता है कि सर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक बार स्टूडेंट्स को सर ऑफलाइन मोड में, मतलब रेगुलर मोड में करना चाहिए, ताकि और आप बाद में अगर आप
कुछ हद तक अगर आप सहज हो जाते हैं तब आप ऑनलाइन मोड के लिए जा सकते हैं, जब आप पढ़ाई खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। सर ग्रेजुएशन में टीचर्स का, प्रोफेसर्स का बहुत योगदान रहता है ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे हम इंडिपेंडेंटली भी पढ़ाई कर जी सकते सर, हैं। जी सर। मेरा अंतिम प्रश्न, जी सर। रिसर्च स्कॉलर्स जो भारत में हैं, जिस किस्म से लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्री अर्जित कर रहे हैं, जी सर। उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न खड़ा हो गया है। जी सर। इंडिया में भी ये चीज़ महसूस की गई है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी ये चीज़ें दिखती है कि इंडिया सर। क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जी सर। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सर कारण हो सकता है सर रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, उसके साथ साथ सर ऐसे जनरल में पब्लिशिंग के लिए गाइड का ज़रूरत होना, अच्छे गाइड की होना जो उन्हें गाइड कर सकें कि आप कैसे रिसर्च जर्नल पब्लिश करेंगे। सर प्रॉपर क्लासेस का होना, उसके बाद सर रिसर्च में हमारी फंडिंग बहुत कम है सर, उसको बढ़ाना। तो सर इसके लिए जैसे अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, इसके अलावा सर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी रिसर्च को फोकस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। ठीक है रजनीकांत। रजनीकांत, जी सर। आपके नाम के तो एक बहुत चर्चित अभिनेता हैं, जी सर। उनके बारे में कभी जानकारी इकट्ठा की? अगर की है तो क्या की है? सर मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी तो इकट्ठा नहीं की है सर। तमिल फिल्मों में काम करते हैं सर। मैंने कुछ मूवीज़ उनकी देखी, जैसे रोबोट मूवी देखी थी मैंने। तो सर और एक मूलतः सर वो महाराष्ट्र से थे, पर बाद की अपना जीवन यापन उनका तमिल में और उसी फिल्मों में काम कोई करते हैं। मूवी उनकी देखी जी रोबोट के अलावा? जी नहीं सर, सॉरी। नहीं देखी? जी नहीं चलिए सर। कोई बात। अच्छा, इंटरव्यू आपका 24 अक्टूबर को है, जी सर। तो 24 अक्टूबर को आप PSIR से कैसे जोड़ेंगे? 24 अक्टूबर को सर। कोई भी ऐसी घटना जो 24 अक्टूबर को घटी हो, IR के रिलेटिव। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। UN का नाम नहीं सुना? जी सुना है सर। कब स्थापना हुई थी? सर 1948 अच्छा में। चलिए ये बताइए, आसियान देशों का नाम बताइए, कौन कौन से देश में हैं? सर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, ब्रुनेई, सर और उसके साथ सर और भी देश में अच्छा, सार्क कंट्रीज जी सर। कितनी हैं? सर 7 है सर। 7 है? हाँ सोच लीजिए। सर 8 है सर। 8। जी सर। 8वीं कौन सी है? सर 8वीं सर ऐसे सर तो अफगानिस्तान है सर। अफगानिस्तान। कब इसको? सर ईयर तो मैंने रिकॉल, कुछ रिसेंटली सर इंट्रोड्यूस। अच्छा ये बताइए, अभी आप ट्रांसजेंडर की बात कर रहे थे। जी सर। इतिहास में ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं जी सर। जो ट्रांसजेंडर थी और उन्होंने बहुत अच्छा हाँ काम किया। तो सल्तनत काल में भी हम लोग जी सर। कुछ ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ते हैं। जी सर। किसी एक के बारे में बताइए। सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मलिक कफूर का नाम सर, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। उन्होंने साउथ में आक्रमण में काफ़ी हेल्प किया था उन्हें सर, साउथ में विस्तार में काफ़ी हेल्प किया था अलाउद्दीन की। मलिक काफूर को खरीदा गया था? जी सर। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने सर। नहीं, खरीदने वाला वो तो अलाउद्दीन खिलजी को एज ए गिफ्ट दिया गया था। जी सर। क्योंकि उस समय तो खरीदना मानो जी 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 वो तो एक प्रकार की तो प्रक्रिया उस समय चलती जहाँ थी। तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, उनके जो ससुर थे जलालुद्दीन खिलजी ने शायद खरीदा था। नहीं सर सॉरी। अच्छा ये बताइए, दक्षिण में जब काफूर गया था जी सर। तो उसने कई राज्यों पर अटैक किए थे, जी सर। है ना? जी सर। तो उनका क्या क्रम था? सॉरी सर, मैं क्रम नहीं क्रम, अच्छा कोई बात। अच्छा ये बताइए, बिहार के ऐसे कौन से एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका सबसे छोटा कार्यकाल है? सर श्री जीतन राम मांझी को बोला जा सकता है। जीतन राम मांझी। सर अभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ सर, रिसेंट में सर। चलिए ठीक है, नहीं बढ़िया। बिहार में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? पुलिस जिले सर 38 है सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जी डिस्ट्रिक्ट है ना? जी सर। पुलिस जिले सर मुझे जानकारी नहीं है सर पुलिस जिले। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा हुई, जी सर। है ना? जी सर। बिहार से कितनी महिलाएं उसमें चुन के पहुंची हैं? सर एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं याद कर, मैं कुछ नाम बस रिकॉल कर पा रहा हूँ। बता दीजिए, नाम बता दीजिए। सर जैसे शिवांगी शायद नाम था सर, जो कि लोजपा के टिकट से चुन के गई हैं MP। उसके बाद सर इनकी आनंद मोहन जी की पत्नी श्रीमती लवली आनंद, वो भी चुन के गई हैं सर। अच्छा ये बताइए, आपने एक राष्ट्रीय आंदोलन के समय आप पढ़ते भी होंगे। जी सर। तो काकोरी कांड एक घटना थी, जी सर। है ना? बिहार में भी एक ट्रेन लूटने का प्रयास किया गया था 1931 में, जून में।
उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन क्या है? सॉरी सर, इस घटना के बारे में बिहार की ही है, जी सर, पता होनी चाहिए। मैं पढ़ लूँगा सर इसके बारे में। जी सर। चलिए जी। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है जी कि आज़ाद दस्ता जी सर। एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं जी सर। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, जी सर। थोड़ा सा इसको ब्रीफ करिए। सर आज़ाद दस्ता मूलतः अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में 1942 के टाइम में इन्वॉल्व था। इसके मेन जो नायक थे वो श्री जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके साथ साथ और भी लोग जैसे राम मनोहर लोहिया ये सब इन्वॉल्व थे। ये इंडिया के साथ साथ सर नेपाल के भी कुछ जगहों से ऑपरेट कर रहे थे, मुजफ्फरपुर से ऑपरेट कर रहे थे सर। और बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जैसे कि करेंसी सर्कुलेशन में, अपना टेलीकम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों में काम कर रहे थे सर, जो कि काफ़ी योगदान दिए। किस जेल में इनको रखा गया था? मैं तो पढ़ा हूँ सर, बस अभी जेल का नाम नहीं याद आ रहा है। जेल जहाँ से सर भागे भी थे कुछ लोग निकल करके, जहाँ से कुछ लोग वहाँ से फरार भी हुए थे उस जेल से, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए सर। बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में जो एक सामान्य राय है कि तेजी से बढ़ रही है, प्रगति कर रही है जी। लेकिन फिर भी बिहार से श्रमिकों का पलायन जारी है, बल्कि संख्या बढ़ती जा रही है। जी सर। अगर अर्थव्यवस्था निरंतर 15-20 वर्षों से बढ़ रही है तो श्रमिकों का पलायन क्यों चल रहा है? सर पहली बात तो ये सर कि प्रोपोर्शनेट में जितना पॉपुलेशन है बिहार का, उस प्रोपोर्शन में सर इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं ग्रो कर रही हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं तो सर पूरे लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं उतना ज़्यादा। उसके बाद सर बिहार में पलायन की स्थिति, पलायन का एक परंपरा रहा है सर, शुरू से बिहार के लोगों के अंदर ये जज्बा रहा है कि वो सीखने को कहीं भी मिले तो सर वो जाने को तैयार रहते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है सर। उसके बाद सर बहुत सारे पुल फैक्टर्स भी अट्रैक्ट करते हैं, पुश फैक्टर जो उन्हें बाहर भेजते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होना, अभी नेचुरल डिजास्टर्स का हो जाना। तो सर इंडस्ट्री रहने के बाद भारत सरकार ने जो सिटी प्लानिंग को प्रोत्साहित किया, उसमें नेहरू के नाम पर पहले एक चलता था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जी सर। शहरों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए। जी अब चल रहा है स्मार्ट सिटी मिशन। जी सर। इन दोनों ही पूरी परियोजनाओं की प्रक्रिया में बिहार के शहरों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं दिख रहा है। बिहार के शहर भी लगातार पतनशील हैं। जी भागलपुर और दरभंगा और मुजफ्फरपुर शहर एक जमाने में जी राष्ट्रीय स्तर के शहर माने जाते थे और लोग वहां जाके रहना चाहते थे। जी सर। पश्चिम बंगाल के कई लोग आके वहां बसे हुए थे। जी सर। अब लेकिन जो पतन की प्रक्रिया चल रही है वो उसमें अभी कोई रिवर्सल नहीं हो रहा है। जी क्या कारण है कि भारत के अन्य राज्यों में शहरों की स्थिति में सुधार हो रहा है जी जबकि बिहार के शहरों में सुधार नहीं हो पा रहा है? सर बिहार के शहर जैसे कि सर अगर हम देखें तो कुछ शहरों का विकास अच्छा हुआ, जैसे पटना का, राजधानी नालंदा का। मतलब जी अधिक से अधिक राजधानी का नाम ले सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ जी कि सिर्फ पटना राजधानी बढ़ रही है, इसका मतलब कि जो प्रशासकों का नजरिया है, नीति है, उनको लग रहा है कि 12.5-13 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ एक शहर विकसित करना पर्याप्त है। जी सर। बिहार को कम से कम 25-30 बड़े शहर विकसित करने चाहिए। जी सर। सभी जिला मुख्यालयों को विकसित करना चाहिए। जी सर। सरकार ने एक रोड मैप भी बनाया था पहले 2015-16 में, जी लेकिन क्रियान्वयन के मामले में कमजोर रह गया। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार सरकार लगातार सड़कें बना रही है, जी सर। ये अनजान रहते हुए कि हम उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके में जितनी सड़कें बनाएंगे बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जाएगी। जी सर। क्या संबंध है सड़क का बाढ़ से? सर बिहार बाढ़ का सड़क से संबंध है कि सर सड़क बनाने से सर कॉन्क्रीटाइजेशन होता है चीज़ों का, जहाँ से कि सर फिर एब्जॉर्प्शन कम होता है वाटर का अंदर में, जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है, ग्राउंड वाटर लेवल पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सड़क बनाने के लिए सर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जो कि अगर फॉरेस्ट रहते हैं सर तो उस चीज़ को रोका जा सकता है। फॉरेस्ट एक इरोजन की क्षमता को कम करते हैं। ये तो लग रहा है नीति निर्माण के स्तर पर चूक हो रही है। ये क्रियान्वयन की चूक नहीं है, ये विजुअलाइजेशन की चूक है कि लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम अंधाधुंध सड़कें बनाते रहेंगे तो बाढ़ की विभीषिका उत्तर बिहार में बढ़ती चली जा रही है। जितने लोग अब विस्थापित हो रहे हैं पहले कम होते थे। पहले छोटी अवधि के लिए विस्थापित होते, बाढ़ जल्दी उतर जाता था। जी सर। अब बाढ़ का पानी उन्हीं सड़कों के जाल में फंसा रह जाता है। जी सर। क्या ये सब भी लैक ऑफ पॉलिसी प्लानिंग भी एक कारण है कि पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं बिहार के लोग? सर्टेनली सर, आप सही बोल रहे हैं सर। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि सर पॉलिसी मेकिंग में सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मुख्य चीज़ है, जो कि कर रहे हैं, अच्छी बात है सर। लेकिन इसके साथ साथ हम उसको कंपेंसेट किया जाना चाहिए कि हम उस वहाँ जो डिफॉरेस्टेशन हुआ उसको कहीं पर फॉरेस्टेशन करें उस चीज़ के लिए। उससे जो खराब जो स्थिति बिगड़ रही है तो हम डिसिल्टेशन करें रिवर्स का, तो हमें उस चीज़ को कहीं और कंपेंसेट करना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। बिहार की नदियों पे का प्रबंधन करने के लिए नेपाल के साथ अच्छे संबंध, सक्रिय संबंध बनाने जरूरी है। जी सर।
केंद्र सरकार भी इस मामले में उपेक्षा कर रही है। केंद्र सरकार ने नेपाल के साथ इस विषय पर जी पिछले 10 साल में कोई बड़ी पहल नहीं की है। जी नहीं सर, एक्चुअली ये सर प्रोजेक्ट बहुत दिनों से ठप है, जो कि हम नेपाल और इंडिया के साथ कोऑपरेट करके कोसी पर एक ऐसे बांध के निर्माण करें जिससे बिहार में बाढ़ की समस्या कम हो। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें कोई प्रगति तो हो नहीं रही। जी सर, तो हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे सर बहुत एक्टिव इंगेजमेंट्स की जरूरत है अभी कि हम नेपाल के साथ। तो क्या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की उपेक्षा के चलते बिहार के लोग मजबूर हो गए हैं पलायन के लिए? जो बुनियादी मसले हैं, बाढ़ प्रबंधन एक बुनियादी मसला है, जी शिक्षण प्रशिक्षण औद्योगिक का विस्तार एक बुनियादी मसला है। जी सर, इस पर मसलों पर ध्यान नहीं है, बस पॉपुलिस्ट मेजर पर, लोक लुभावने नारों पर और कार्यक्रमों पर सरकार का ज़्यादा ध्यान है। जी सर्टेनली सर, लेकिन सर नेपाल के साथ संबंध में सर और बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं जिसके कारण ये प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सरकार अपने स्तर पे जैसे कि अवेयरनेस के लिए। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, जी क्या आपको लगता है कि यही सब मूलभूत कारण है कि बिहार में जन असंतोष ज़्यादा है और विपक्षी दलों के प्रति समाज का रुझान बढ़ता जा रहा है? जी सर, विपक्षी दलों की जीत जी सर, का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जी सर सर्टेनली सर, और इसके साथ साथ सर ऐसा है कि बिहार में सर पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है सर, तो लोग चेंज करते हैं सर। अगर मतलब ये 20 साल से तो चेंज किया नहीं बिहार के लोगों ने सर, वो पॉलिटिकल लेवल पे सर वो कोलिशन ऐसा बन जा रहा है कि वो चेंज नहीं हो पा रहा है। बट सर बिहार के लोग अपना पॉलिटिकली इतना एक्टिव और अवेयर रहते हैं सर कि अपने अगले साल क्या लगता है चेंज होगा? सर वो तो तब डिसाइड होगा सर। चलिए ठीक है, विष्णु रजनी आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जाइए। बैठिए। पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था? जी सर। कितने अंक आए थे? सर वो इंटरव्यू का उस दिन का खराब हो गया था, मुझे सिर्फ 60 मार्क्स मिले थे। ठीक है, फिर भी सम्मानजनक ही है। हाँ, लेकिन ये कि चूंकि 105 नंबर हाईएस्ट मिला है तो जी सर, काफ़ी गुंजाइश है बढ़ाने की। हाँ सर, आर्टिकल्स कुछ ज़्यादा पूछे गए थे जो मैं कॉल नहीं कर पाया था उस समय पे। हाँ, चूंकि आपने बीए में लगातार पॉलिटिकल साइंस में किया, ऑप्शनल भी आपका है पॉलिटिकल साइंस में, जी सर। तो इस बात की गुंजाइश है। 24 अक्टूबर इंटरव्यू का डेट है, यूएन डे है उस दिन, संयुक्त राष्ट्र। सॉरी सर, मैं तो यूएन डे है तो तैयारी अच्छे से करके जाइए। जी सर। यूएन के सारे ऑर्गन्स, Certainly. सारे स्पेशल एजेंसीज वगैरह पढ़ के जाइए। जी सर, यूएन की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी सर, अभी यूएन के जो महासचिव हैं उनके खिलाफ इजराइल ने कुछ कदम उठाया है, जी सर, उसके ऊपर लगातार राजनीति चल रही है। आम सभा की बैठक हुई थी, ये सब डेवलपमेंट देख लीजिए। जी सर, certainly. और कुछ लोग कह रहे हैं कि केज्ड पैरेट हो गया है, मतलब पिंजरे में बंद तोता है, बस खाली बोलता रहता है, कुछ कर नहीं पाता, जी सर, ऐसे एलिगेशन है। ऐसे आरोप हैं। तो इस सब पे गौर करना है। ये सब कंटेंट के स्तर पर है। बाकी अपीयरेंस के स्तर पर एंट्री ठीक है। थोड़ा सा आप आते समय भूल गए गुड मॉर्निंग आफ्टरनून क्या बोलना है, जी तो सर, थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। मेंटल अलर्टनेस जांची जाती है इंटरव्यू में, जी सर, तो मेंटली थोड़ा अलर्ट रहना है, रिलैक्स भी रहना है, मतलब तनावग्रस्त नहीं रहना है, आराम से रहना है। जी सर, ड्रेस अच्छा है, बैठने की भंगिमा भी लगभग ठीक है, जी सर, और फेशियल एक्सप्रेशन स्माइलिंग है वो ठीक है। नज़र प्रबंधन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कि मतलब चोरी चोरी आप इधर उधर खूब देखते हैं, जैसे मुझसे बात करते समय चोरी चोरी उधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, ये मत करिए। जी। एकदम टिक कर एक ही व्यक्ति को देखिए। अच्छा सर, ऐसा कहीं पहले फीडबैक मिला था कि मतलब आप सबकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। नहीं, मत करिए। ठीक है। उसको अलग तरीके से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करिए। हम्म। अगर लगे कि एक व्यक्ति से बात करते करते काफ़ी लंबा समय गुजर गया, जैसा कि बीपीएससी में नहीं होगा। नहीं सर, बीपीएससी में बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक पूछे जाते हैं, जी सर, और 2 मिनट 3 मिनट के बाद आप वो छोड़ देंगे। लेकिन अगर लगता हो कि किसी एक व्यक्ति से बात करते करते लंबा हो गया, बाकी 2 सदस्य उपेक्षित महसूस करेंगे, तो वाक्य पूरा करके, और जब नया वाक्य उठाने वाले हों उसके बीच में जो अंतराल है, ओके उसी में एक बार एक नज़र बाएं तरफ या दाएं तरफ जी। देख लें। जी लेकिन कंटिन्यूअस बात करते समय इधर उधर देखने से ध्यान टूटता है, जी, उससे बचें। उत्तर आपके कहीं कहीं लंबे भी हो रहे हैं, ओके, तो उसका प्रभाविता कम हो जाता है, इफेक्टिवनेस घट जाता है। उत्तर को वस्तुनिष्ठ बनाएं इंटरव्यू स्तर पर। जी सर, मीन्स आप मीन्स मोड से बाहर निकल जाइए। मीन्स में विश्लेषणात्मक होना चाहिए होता है, थोड़ा सा समय स्पेस मिलता है। जी सर, इंटरव्यू में धैर्य की कमी रहती है बोर्ड मेंबर को, उनके ऊपर आपके पीछे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि जल्दी से समझ के हम
तो एकदम टू द पॉइंट सेंट्रल मसला तुरंत बता दीजिए। सवाल के अंदर जो केंद्रीय बात पूछी गई वही केंद्रीय बात अपने उत्तर में बता दीजिए। अगर उनको और खुलासा चाहिए होगा तो दोबारा पूछेंगे कि ठीक है इसको स्पष्ट करिए जी। और अभिव्यक्ति आपके ठीक है, अभिव्यक्ति में फ्लो अच्छा है और भाषा वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है जी। उसकी जैसी वस्तुनिष्ठता आएगी ना, तार्किकता आ जाती है जी लॉजिकल हो जाता है थोड़ा सर। सा। आज मैं कोशिश किया था कि मतलब थोड़ा शॉर्ट में आंसर करूं, फिर भी इतना जा रहा है सर। हाँ तो और कोशिश कॉन्शियस रहिए कि लगातार एकदम पॉइंट ऑर्डर में सोचिए। जैसे ही सवाल सुनिए ना जी जी तो सोचिए कि मेरे को 2 या 3 पॉइंट इसमें बताना है, उसी तरीके से। और बिहार के बारे में कुछ हम लोगों ने पूछा लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते, जी बहुत सारे फैक्चुअल प्रिपरेशन करके रखिए। अच्छा। पहले इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था? सर शुरुआत बिहार से तो कोई क्वेश्चन नहीं किए गए थे सर। शुरुआत से स्टार्ट किया गया आर्टिकल बीपीएससी किस आर्टिकल में है, ये जो बॉडी है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैंने बताया जी सर कॉन्स्टिट्यूशनल है। किस आर्टिकल में है, तो मैंने आर्टिकल बता दिया सर। फिर चेयरमैन सर ने पूछा आर्टिकल 362 क्या है, तो सर 362 तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, ये रिपील भी हो चुका है, प्रिंसली स्टेट्स के लिए था सर। तो सर उन्होंने फिर पूछा 360 क्या है, तो मैं 362 से कनेक्ट करके देखने की कोशिश किया, तो मैं 360 रिकॉल नहीं कर पाया तब। अगर हम मोस्टली पढ़ते हैं 352 356 तब 360, तो उसको भी मैं बोल दिया सॉरी सर 360 रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और सर फिर उन्होंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो मैं 465 बोला था शायद। उसके बाद फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं कौन कौन थी, 5 मतलब ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द जी फोकस हो गया। और सर मैं फैक्चुअल में मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस में मैं बहुत सहज नहीं होता हूँ, मतलब मुझे फैक्ट्स ज़्यादा नहीं याद होते हैं। वो याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा है ना कि जब आप प्रशासन में जाएंगे जी तो आपके बहुत सारे लोग कनिष्ठ होंगे, जूनियर होंगे, बहुत सारे वरिष्ठ होंगे, जी सीनियर भी होंगे। आपको कई बार ब्रीफ करना पड़ता है। सीनियर कोई सवाल पूछेंगे किसी विषय पर जी सर, तो आप कहेंगे सर हमको फैक्ट याद नहीं होता, तो कहेंगे तब मेरे सहयोगी आप नहीं बन पाएंगे। सहयोग करने का मतलब कि उनको कहीं ना कहीं आप हेल्प करिए। जी सर। तो हेल्प आप तभी करेंगे जबकि न सिर्फ विश्लेषण की दक्षता हो बल्कि तथ्य भी याद रखने की क्षमता हो। तो ये कोई बहुत फैशनेबल चीज़ आजकल बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मेरे को फैक्ट याद नहीं रखता। नहीं सर, मैं समझता हूँ। हाँ, तो ये ठीक बात है कि आइंस्टीन ने ये कहा था कि मुझे तथ्य याद नहीं रहते क्योंकि किताबों का आविष्कार हो चुका है। जी लेकिन हाँ, आपको साइंटिस्ट आइंस्टीन नहीं बनना है ना, वहाँ आपको प्रशासक बनना है। तो फैक्ट को लेकर एकदम से ऑब्सेशन भी नहीं रखना चाहिए कि खाली फैक्ट ही याद है और बाकी कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है। लेकिन फैक्ट को एकदम से सुने भी नहीं मान लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, पर्यटन के बहुत सारे केंद्र के बारे में आपसे पूछा जाए कि रामायण सर्किट के महत्वपूर्ण स्थल बताइए, जी सर। तो फिर कहिए कि मेरे को जगह का नाम याद नहीं रहता। नहीं ठीक है, तो वो याद रखना पड़ेगा। जी। तो थोड़ा इस सब पे समय है आपके पास, 24 अक्टूबर में अभी 8 दिन मोटा मोटी है। जी तो थोड़ा सा फैक्ट तैयार कर लीजिए, बिहार से संबंधित जो फैक्ट हैं। जी हो सकता है कि इस बार बिहार की तरफ वो रुख कर दें, जी सर। तो उसमें फिर बेबसी नहीं महसूस। जैसे अब मान लीजिए आर्टिकल आप तैयार करके जाएंगे, पता लगा आर्टिकल नहीं पूछा आपकी बात, जी हो सकता है इट्स इवेंट्स पे ज़्यादा पूछ लिया। जी, तो सारा पहलू तैयार करके जाइए, उसमें बिहार वाला भी पहलू तैयार कर लीजिए। सर्टेनली। ठीक है, बाकी सब अच्छा है। नंबर इम्प्रूव करेगा, 20-25 नंबर आपका आराम से इम्प्रूव कर सकता है। थोड़ी सी सावधानी बरतिए। जी सर। बॉडी लैंग्वेज को, जैसे मैंने कहा, नज़र प्रबंधन में एकाग्रता लाइए, इधर उधर ज़्यादा ना देखिए। और तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण में तर्क संगतता लाइए, संक्षिप्तता लाइए। जी मुझे लगता है इतना भी काम करिएगा तो काफ़ी नंबर इम्प्रूव हो जाएगा। जी सर। ठीक है, मैं थोड़ा फीडबैक चाहूँगा। आपके लास्ट क्वेश्चन जो थे, हाँ सर, उसके जो आंसर मैंने दिए वो सर मैं काफ़ी संतुष्ट नहीं हूँ। कौन सा क्वेश्चन में जो आपने बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे, जो लास्ट में, जैसे पलायन क्यों हो रहा है या फिर बाढ़ की समस्या। ठीक है, वो इसमें सब्जेक्टिविटी थी। मैं तो ये दबाव डाल रहा था आपके ऊपर कि क्या आपका कोई राजनीतिक आग्रह या दुराग्रह है। जी सर। वो ठीक है, आपने कोई दुराग्रह प्रदर्शन नहीं किया। जैसे कि अगर आप अपने उत्तर में लगातार सरकार को दोषी बताने वाले कारण गिनाते तो लगता है कि आपके मन में एक दुराग्रह है। जी नहीं सर। या आप लगातार सरकार के बचाव में जो रीजनेबल कारक है उसको खारिज करते जाते तो भी लगता है कि आपने दुराग्रह है। लेकिन आपने तटस्थ रूप से जो वैध कारण दिख रहे हैं, जो सरकार के पक्ष में जाए चाहे खिलाफ में जाए, जी सर, उस पर आपने गौर किया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर हॉबी को लेकर के थोड़ा मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ, कि क्या मुझे इस हॉबी को कंटिन्यू यही बताना चाहिए या
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हॉबी नहीं, आप एक और क्या हॉबी है कि आप बात देखिए, करते हो एक लोगों जनरल से? इंटरेस्ट है बट ओपन एंडेड है, जी ठीक सर, है। अब इसमें जैसे आपने लिखा कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल जी या सर। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो बहुत ओपन एंडेड है, थोड़ा आपने इसको टर्म्स को क्वालिफाई मैं नहीं चेंज किया कर है। दूं अगर तो। देखिए, जैसे और भी बच्चे आते हैं तो कुछ लोगों की हॉबी होती है कि हमें बच्चों से बात करना पसंद है, जी कुछ सर। लोगों की होती है हमें वृद्धों के साथ समय बिताना पसंद जी है। जी जी अब जैसे आपने एक ट्रांसजेंडर सेक्शन का एग्जांपल दिया, जी आप वहाँ पे उसको लोकलाइज कर सकते हैं, तो जी। उससे ये होगा कि आपकी तैयारी थोड़ी पुख्ता हो पाएगी। जी एक सेक्शन, 2 सेक्शन आप चूज करेंगे और उससे रिलेटेड जो जी चीज़ें हैं सर, उनको जी कवर अप कर लेंगे। ऐसे ये बहुत ओपन एंडेड है। तो- अब ये मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछ लें आपसे। तो इसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? आप कुछ मतलब suggestion? जैसे आप एक सेक्शन चूज कर लीजिए ना, जी जैसे आपने मान लीजिए रखा कि मुझे एल्डरली लोगों के साथ बात करना पसंद है, जी मैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि वो समाज में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो वो फेस कर रहे हैं। जी फिर मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूँ तो मैं क्या उनके लिए कर पाऊंगा। जी ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे जी आप सर। कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, जी तो सर। उस पर बेटर तरीके से और सर तैयारी कर दूसरा मैं लीजिएगा। हॉबी साथ में जो करता हूँ भी हूँ कि मैं वॉलंटियरिंग फॉर वॉलंटियरिंग करता हूँ सर, बहुत सारे सोशल सर्विस एक्टिविटीज में और एनजीओज के साथ ठीक मिल है। करके सर। तो ये हॉबी बता सकते ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छी हॉबी है। अगर काम किया है तो वहाँ पे आप जी, मैं सवालों काम का किया जवाब हूँ भी सर देंगे। साथ में बहुत ठीक सारे है। फाउंडेशन इसके साथ में एनएसएस है, उसको भी तैयार कर लीजिए। वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जी है सोशल कॉलेज में सर्विस किया के था लिए सर ही। उसके लिए काम। ठीक है, तो ये दोनों हॉबी एक साथ बता रख सकते सकता हैं, हूँ। बिल्कुल रख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।